है आप सभी का ईडू मंत्रा बिहार में। मैं हूं अधर सर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का गणित, जो एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित है। और इस गणित से जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि 2020 से लेकर 2025 तक में बहुत बार पूछा गया ये सभी क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन भी है जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, वक्त को जाया न करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो है बिहार बोर्ड गणित, ये सिर्फ 10th के बच्चों के लिए नहीं है। ये कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारा बेस अच्छा रहे, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में फैला दें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही है कि द्विघात समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग इसी को क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण उन समीकरणों को बोला जाता है जिसपे क्या हो, दो घात हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, ऐसे अगर हमारा सवाल है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे हाँ इस पे द्विघात है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे रूट है, जिसपे रूट आ गया वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। वह द्विघात समीकरण क्या होगा, नहीं होगा। दूसरी बात, दूसरा देखिए, जहां पे अगर कोई उसके चरण, उसके पद जो होते हैं उस पर अगर घात है तो वो क्या है, बटा में, सॉरी वो किस में है, बटा में, तो वो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों द्विघात समीकरण तो कंफर्म है नहीं। अब इसको देखना है, इसको सॉल्व करके देखना है क्या ये सच में द्विघात है या नहीं। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इधर तो हमारे पास सॉल्व किया 2x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू, दूसरी तरफ है हमारे पास दूसरी तरफ हमारे पास है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, दूसरी तरफ ये है हमारा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ हमारे पास सॉल्व है ऑलरेडी, इधर वाला हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ लिख देते हैं 2x² माइनस 2x प्लस 1 लिखेंगे इक्वल टू, ये हो जाएगा a माइनस बी पर होल स्क्वायर, a माइनस बी पर होल स्क्वायर। a माइनस बी पर होल स्क्वायर बराबर हमारा होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। क्लियर है, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब a² देखा जाए तो हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a का मान हमारे पास क्या है, 2 है, और b का मान क्या हो जाएगा, दूसरा वाला b का मान कितना है हमारे पास, x है। b का मान क्या हमारे पास, x है, x हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में है b का स्क्वायर, b का मान क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर, और फिर लास्ट में हमारे पास है 2। देखिए नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे हम, यहाँ 2x² है हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 2x² माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये दोनों गुना कर देंगे माइनस 4x, और ये वाला स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ हमारे पास कितना है, 2 है, 2 लिख देंगे। क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमारे पास है 2x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब ये बराबर के दूसरी तरफ जितने हैं उन सभी को हम क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे। इस तरफ जब ले आएंगे तो ये हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर आने के बाद क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 2 कितना जाएगा, 6, 6 जब इधर आएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 4x से इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा। और ये प्लस x² है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x²।
अब अगर देखा जाए बराबर के इस तरफ के जितने थे वो सभी को मैं क्या किया, इस तरफ ले आया, तो इधर क्या बचा, इधर हमारा बचा 0, इधर क्या बचा हमारा 0 बचा है। ठीक है, तो जब इधर 0 बचा तो अब नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ देखें कैलकुलेट करेंगे, जहां पे जोड़ना है जोड़ देंगे, जहां घटेगा वो घटा देंगे। 2x² में एक x² घट गया तो क्या बचेगा हमारे पास, एक तो x² बचेगा, यानी -2x है और ये +4x है। जब ये दोनों आपस में कैलकुलेट हो जाएगा तो -2x और -4x ये दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा आपस में। 4x में 2x जब घटेगा तो हमारे पास बचेगा 2x। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ है +1 और -6, यानी 6 में एक में 6 घटेगा, जब 1 में 6 घटेगा तो -5 बचेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बड़े में जब हम छोटे में जब हम बड़ा घटाते तो वो हमारा आंसर किस में आता, माइनस में आता, तो इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सब किस में है, ये क्या हो रहा है, इस पे 2 घात है, क्लियर है, तो मतलब है कि ये द्विघात समीकरण हो रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बार हम गेस कर सकते हैं भाई इन तीनों में से ये हो सकता है। ठीक है, बहुत बार कुछ कुछ ऑप्शन में हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, जैसे ये दोनों ऑप्शन में कैलकुलेट करने के देखने की जरूरत है। वैसे ये जो है हमारा यहाँ x² है, वैसे बिना अगर सॉल्व करके भी आप हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ देखें, यहाँ x² -1 है और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो जाता है, आपस में गुना हो जाता है, 2 दूनी 4, तो x पे पावर कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। x पे पावर जब 4 हो जाएगा मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर। तो ऐसे बिना सॉल्व किए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन पहले यह है कि आप सॉल्व करके थोड़ा सा देख लीजिए, उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप कर सकते हैं। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है। ठीक है, मिश्रित द्विघात समीकरण जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। ठीक है, ax² + bx + c। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है शायद। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में मिस्टेक हो गया इस जगह पे, यहाँ ax² होगा + bx + c होगा, ये b वाला यहाँ पे है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, तो ये तो आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ax² + bx + c हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अगला सवाल देखते हैं, पैरा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। हम लोग को ये बताना है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ माइनस है हमारा और यहाँ प्लस में है, जब ये इस तरफ आएंगे तो ये माइनस में आ जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2x² हो जाएगा -2x², मतलब है कि ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये तो द्विघात समीकरण हो रहा है, तो ये तो हो गया। ठीक है, ये वाला भी हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं चलेगा, इस वाले में देखना है। ठीक है, ये वाला भी हमारा द्विघात समीकरण, देखिए गेस करके भी हम लोग कर सकते हैं आंसर। यहाँ देखिए 3x² है, यहाँ x का स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा, जब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इधर आएंगे ये 3x² जब बराबर के दूसरे तरफ आएंगे तो -3x² हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला में यहाँ पे रूट है चूंकि, इस वजह से ये वाला द्विघात समीकरण नहीं होना चाहिए, तो सॉल्व करके देख लेते हैं क्या सच में द्विघात समीकरण नहीं है। सी नंबर वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारे पास है √2x का स्क्वायर प्लस है 3। ठीक है, प्लस हो जाएगा, प्लस है 3। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर है तो थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, यानी हमारा क्या हो जाएगा, a + b पर होल स्क्वायर है, a + b पर होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा a² यानी √3x का स्क्वायर प्लस 2a का मान हो जाएगा पहला वाला √2x और b वाला क्या जाएगा, दूसरा हो जाएगा, b वाला क्या हो जाएगा हमारा दूसरा। ठीक है, अब फिर लास्ट में हमारा b² का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला।
यहाँ पे सवाल को देखे, ये हमारा सवाल है, ठीक है। इसी को मैं इस पे तोड़ दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हो गया हमारा √2x और b क्या मान हो गया तुम्हारा √3, ठीक है। और फिर लास्ट में हो जाएगा b स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ हमारा 2x स्क्वायर प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस 6। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर है, √2x स्क्वायर। जब रूट पर स्क्वायर रहे, रूट के ऊपर अगर कोई स्क्वायर रहे तो क्या हो जाता है, उसका रूट खत्म हो जाता है, रूट क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे है प्लस, ये दोनों तीनों को हम गुना कर देंगे, 2 गुना 2 √x और फिर है गुना 3। तो ये दोनों जब आपस में, ये तीनों आपस में गुना हो जाएंगे, 2 तिया 6, 6√2x हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। और ये वाला जो है सब प्लस में, जब इसको बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा -2x स्क्वायर -6, ठीक है। अब याद ध्यान से देखा, ये है 2x स्क्वायर और ये है 2x स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में, तो 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर घट जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल हो जाने के बाद हमारा क्या बचेगा, बचेगा हमारा 6√2x प्लस 9, 6√2x प्लस 9 और 6, ये दोनों आपस में कैलकुलेट हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 3 इक्वल टू 0, बराबर के दूसरी तरफ अगर कुछ है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखा यहाँ पे कहीं जो घात है, किसी पे नहीं है, तो मतलब है कि सी नंबर हमारा क्या है, सही आंसर है, द्विघात समीकरण है। सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इस तरह अगला सवाल अब देखते हैं, आगे भी और सवाल इस तरह आप लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं पीडीएफ डाल दूंगा इसमें, ठीक है। तरह द्विघात समीकरणों को पूर्ण हल देने वाला गणितज्ञ कौन थे, द्विघात समीकरणों को पूर्ण हल देने वाले गणितज्ञ कौन थे। ऑप्शन है श्रीधराचार्य, ब्रह्मगुप्ता, अब्राहम बार, इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो इसका आंसर है श्रीधराचार्य, ए नंबर कौन है, श्रीधराचार्य, यही हमारा क्या होगा सही आंसर है, ठीक है। द्विघात समीकरणों को पूर्ण हल देने वाले गणितज्ञ कौन थे, तो इसका आंसर है श्रीधराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। दोनों का आंसर सेम ही होगा, श्रीधराचार्य, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था द्विघात समीकरणों को पूर्ण हल देने वाला गणितज्ञ कौन, पूर्ण हल देने वाले गणितज्ञ कौन थे, तो इसका आंसर है श्रीधराचार्य। और इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, तो इसका आंसर है श्रीधराचार्य, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर -15x प्लस 50 इक्वल टू 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। इन दोनों के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। अनुपात मतलब होता है रेशियो, तो मूलों का योग बराबर हो जाता है हमारा, यहाँ देखिए ये हमारा x स्क्वायर -15x प्लस है 50 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं पहला वाला a होता है, दूसरा वाला b होता है और तीसरा वाला क्या होता है हमारा c होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मूलों का योग लिखेंगे। मूलों का योग जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों का अनुपात निकालना, अल्फा प्लस बीटा बटा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इंटू बटा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का योग हो गया अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा c/, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चल रहे -b/a, b है हमारे पास -15 और यहाँ पे भी है हमारे माइनस, तो माइनस और फिर -15, और a का मान हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 है, और c का मान हमारे पास फिर कितना है 50 है, तो यहाँ 50 लिखेंगे, और a का मान हमारे पास कुछ नहीं तो, ठीक है। इस तरह हो गया।
अब अगर हम लोग इसको क्या कर दें, सरल कर दें, यह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 15, और इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, एक ही रहे, 15/1, और ये 50/1 है, यहाँ से बटा में, इस बटा को हम क्या कर देंगे, गुना में बदल देंगे, यानी भाग में है, भाग को हम क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। जब भाग को गुना में बदला जाता है तो ये उल्टा हो जाता है, 1/50 कितना हो जाएगा, 50, 1/50 कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। अब 5 से कटा दे इसको, 5 या 15, 5 है 50, तो 3 × 1 करेंगे, 3/, कितना हो जाएगा हमारे पास, 3/, कितना हो जाएगा, 10। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 3:10, 3:10 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 3:10 कहाँ है, 3:10 हमारा ये हमारा, यानी हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, हमारा आंसर सही हो जाएगा, ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। तो अगला सवाल चलते हैं फिर। अगला सवाल में कह रहा है यदि x = 1 दोनों समीकरणों x² + x + a = 0 और bx² + bx + 3 = 0 के मूल हो, तो तब a और b = क्या होगा, यानी a × b = क्या होगा। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, दोनों समीकरण में, ये वाले समीकरण में भी, यहाँ पे जो है समीकरण हमारा x² + x + a, और ये वाला समीकरण bx² + bx + 3, ये दोनों समीकरण में x की जगह पे हमको क्या बैठाना है, 1 बैठाना। अगर ऐसा रखते हैं तो हमारा ए बी यानी a × b = क्या, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला समीकरण है x² + x + a = क्या है, 0। x के जगह पे हमें क्या रखना है, x के जगह पे हर जगह हमें 1 रखना है, क्या रखना है, तो यहाँ लिखेंगे 1² + 1 + a = 0। ठीक है, अब यहाँ देखें 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या 1, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 + a = क्या हो जाएगा 0, और 1 1 जुड़ के क्या हो जाएगा 2, तो a = हो जाएगा 2, और इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा -2, a = क्या हो जाएगा -2। अब दूसरा वाला समीकरण में देखते हैं, ये पहला समीकरण का हो गया, और दूसरा वाला समीकरण में देखते हैं। दूसरा वाला समीकरण हमारा bx² + bx + 3 = 0, यह है समीकरण bx² + bx + 3 = 0। और देखिए तो b का तो b ही रह जाएगा, x² x का मान हमारे पास क्या है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर b हो जाएगा, और x का मान हमारे पास क्या है फिर 1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, + 3 = 0। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 को b से गुना करेंगे b आएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा b आएगा, और ये +3 है, +3 जब बराबर के दूसरे तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3। अब b गुना b करेंगे तो यहाँ सॉरी 1 तो b और 1 तो b, ये दोनों जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 तो b हो जाएगा, 2b, 2b = -3, सो b = हो जाएगा हमारा -3 और बटा 2। क्यों, क्योंकि ये 2 गुना में, जब ये गुना में बराबर के दूसरे तरफ जाएंगे तो हमारा किस में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। तो हमारे पास a और b दोनों का मान आ चुका है। अब a × b का मान क्या होगा, a × b = हो जाएगा, a का मान बैठाएंगे और b का मान बैठाएंगे, a का मान -2 है और b का मान -3/2, -3 क्या है 2 है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, ये माइनस और ये माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 2 बटा में है, ये ऊपर में, ये दोनों भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, 3 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। 3 कितने नंबर में आंसर है, सी नंबर में आंसर, तो सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल में कह रहा है द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूलों का योगफल है, इनके मूलों का योगफल क्या है। ठीक है, तो मूलों के योगफल अभी मैं पिछले सवाल में भी देखा अनुपात वाला में, ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा, ये सवाल कोई भी सॉल्व कर सकता है, आप लोग भी ट्राई करके देखो।
मूलों का योगफल ज्ञात करना, ये है ये है ये है। ये वाला पहला वाला क्या होता है, ए होता है, दूसरा वाला बी होता है, और तीसरा वाला क्या होता है, सी होता है। तीसरा वाला हमारा क्या होता है, सी होता है। और मूलों का योगफल जो होता है, मूल होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और मूलों का योगफल अगर निकालने बोलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय, माइनस का माइनस हो जाएगा क्योंकि बी के साथ है, और यहाँ बी वाले में क्या है, -5 है, तो ये हो जाएगा -5 बाय ए का मान कितना, माइनस माइनस क्या था, प्लस 5/1, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 5, कितना हो जाएगा हमारा 5। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5। देखिए ए नंबर, ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही है। ये नंबर हमारा आंसर क्या होगा, सही है। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0 का एक मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल होगा 5 -4 -5 या 3। इन चारों में से कौन सा आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। सारा ऑप्शन क्या देते हैं, इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस x माइनस 20 हमारे पास दे रखा है, इसका एक मूल तो है, तो दूसरा मूल क्या होगा, ठीक है। एक मूल क्या है, 4 है, तो दूसरा मूल हमारा क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे। लास्ट में हमारे पास कितना 20 है, 20 का गुणनखंड करेंगे, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 और 4 आपस में क्या कर देना, उनको घटा देना। यहाँ हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। यह हमारा सवाल, ठीक है। ये हम अगला स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कॉमन आएगा x प्लस क्या जाएगा हमारा 5, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, -4 आ रहा है, माइनस दोनों में, और 4 से इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी भाग लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा -4 कॉमन। तो यहाँ बचेगा x माइनस हो जाएगा 4 5 20, x माइनस 4 5 20 इक्वल टू हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब क्या लिखेंगे हम लोग, x माइनस 4, x माइनस 4, और यहाँ x प्लस 5 और x प्लस 5 है, x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों में x प्लस 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक कॉमन दिखाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे 0, यानी इसके बराबर में हम 0 लिख सकते हैं, और इसके बराबर में भी हम क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सो x इक्वल टू हो जाएगा -4, इधर आने के बाद क्या होगा +4, और ये वाला हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +4, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। तो एक वाला मूल तो हमें पता है, एक का मूल कितना दे रखा, पहला वाला 4 दे रखा, दूसरा वाला हमारे पास आ चुका, कितना आ रहा 5 आ रहा है, दूसरा वाला कितना आ रहा 5 आ रहा है, दूसरा वाला कितना आ रहा -5। अब -5 देखते कौन सा ऑप्शन है, -5 हमारा सी नंबर है, तो सी नंबर आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर होगा। सी नंबर हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। मूल वास्तविक एवं क्या होंगे, समान होंगे, p के किस मान के लिए। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें सिंपली हम लोगों को मूल वास्तविक एवं समान होने की शर्त है, वो क्या होना चाहिए, d इक्वल टू 0 होना चाहिए, d इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मूल वास्तविक एवं समान हो जाएगा, मूल वास्तविक एवं समान हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले d का मान निकालना है। इस समीकरण में हमको क्या निकालना, d का मान निकालना, तब ना हमें पता चलेगा भाई क्या है। तो d इक्वल टू हो जाएगा b² माइनस 4ac, 4ac, b² माइनस 4ac, b का मान है -2 का स्क्वायर माइनस 4a का मान हमारे पास p है, और c का मान कितना हमारे पास 3 है। पहला वाला a हो जाता है, ये पता है सभी को, b हो जाता है, दूसरा वाला c हो जाता है, तीसरा वाला। तो b² माइनस 4ac, b का मान है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4a, a का मान हमारे पास p है,
और सी का मान क्या है हमारे पास 3 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 0 हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप में 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और फिर ये माइनस है, 4 से कितना है 12 और यहाँ पी है तो 12 पी हो जाए इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखें -12p इक्वल टू -4। ठीक है, अब ये माइनस दोनों तरफ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और दूसरे तरफ हो जाएगा p इक्वल टू 4 और ये 12 क्या गुना में इधर होने के बाद क्या है 12, 4 एकम 4, 4 3 12। तो p इक्वल टू कितना आ रहा है 1/3। 1/3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। मूल वास्तविक एवं समान होने की शर्त ये होंगे अगर p का मान हमारा क्या हो जाए 1/3 हो जाए, p के जगह पे हमारा क्या हो 1/3 हो तो b का मान हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा मूल वास्तविक एवं समान हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सवाल हमारा। अगला सवाल देखते हैं। करा यदि द्विघात समीकरण x² - 5x + p = 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो का मान होगा। तो p का मान क्या होगा, यहाँ p होगा, p छूटा है, p का मान होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है x² - 5x + p = 10। ये दे रखा कि मूलों का गुणनफल दे रखा हमारा कितना -4। मूलों का गुणनफल मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -4 दे रखा है। तो कह रहा है कि p का मान क्या होगा, p का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं पहला वाला क्या होता है a, दूसरा वाला b और तीसरा वाला क्या होता है हमारा c होता है। ठीक है, तीसरा वाला क्या होता है हमारा c होता है। ठीक है, अब अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे तीसरा वाला में यहाँ कंफ्यूजन है, वह इक्वल टू यहाँ 10 है, इक्वल टू 10 को हम क्या करेंगे बराबर के इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ थोड़ा देखना, यहाँ पे मत करना, x² - 5x + p है। ठीक है, और ये +10 जो इधर होने के बाद क्या होगा -10 इक्वल टू क्या होगा। अब ये पहला वाला a हो जाएगा, दूसरा वाला b हो जाएगा, और तीसरा वाला यहाँ से यहाँ तक मिला के क्या होगा हमारा c होगा। तीसरा वाला यहाँ से यहाँ तक मिला के क्या होगा हमारा c होगा। अब इनका मूलों का गुणनफल दे रखा -4। मूलों का गुणनफल होता अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दे रखा -4 दे रखा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दे रखा -4, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा c/a। तो आगे हम लोग क्या करेंगे इक्वल टू -4 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे c/a। c का मान हमारे पास है p - 10 और a का मान है हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको कोना कोनी गुना कर देंगे। यहाँ पे कुछ है तो एक बैठाएंगे और कोना कोनी गुना करेंगे। कोना कोनी जब गुना करेंगे 1 गुना p करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा p, और दूसरा है -4 गुना 1 करेंगे, सॉरी 1 गुना p करेंगे p आएगा, 1 गुना -10 करेंगे तो -10 आएगा, दूसरा है -4 गुना 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा -4 आएगा। सो p इक्वल टू हमारा हो जाएगा -4 और ये -10 है, -10 इधर जाएंगे तो +10। तो p इक्वल टू हो जाएगा 10 में 4 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा 6। p इक्वल टू हमारा क्या होगा 6। 6 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा, यानी सी नंबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही होगा। सी नंबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही होगा, सी नंबर हमारा आंसर। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में है हमारा, अगला सवाल में कह रहा है यदि x - 2 px² - x - 6 का एक गुणनफल हो, एक गुणनखंड हो तो p का मान क्या हो। x - 2 px² - x - 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है x - 2 एक गुणनखंड है, इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, -2 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या है हमारा px में px² - x - 6 इक्वल टू क्या करेंगे 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो सकता है, इसको हम लोग मान लेंगे gx, ये हमारा है px, ठीक है px। अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे जहां जहां पे x होगा वहां वहां पे हम क्या बैठाएंगे 2 बैठाएंगे, वहां वहां पे हम क्या बैठाएंगे
2 बैठाएंगे। ठीक है, जहां जहां पे हमारा क्या है एक्स है वहां वहां पे हम क्या करेंगे 2 बैठाएंगे। तो यहाँ हो गया हमारा एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा पी इंटू एक्स, एक्स का मान है 2, 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ माइनस एक्स है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर है -6 इक्वल टू, तो यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और टी -6 और -2 ये दोनों जब ऐड हो जाएगा तो -8 होगा, इक्वल टू क्या होगा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 4p इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ -8 है दूसरी तरफ जाने के बाद +8 हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8। सो p इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, इक्वल टू हमारा 2 आंसर, 2 कौन है ए नंबर में, यानी पहला नंबर क्या हो जाएगा आंसर हमारा सही है, पहला नंबर हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। वास्तविक एवं समान होने का शर्त यह है, अभी मैं आगे बताऊंगा उसमें, वो ये है कि d इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। d का मान अगर हमारा 0 आता है तो मूल क्या होंगे वास्तविक एवं समान होंगे, मूल क्या होंगे वास्तविक एवं समान होंगे। तो हम लोग कह रहे हैं कि d का मान यहाँ क्या रखा जाए, तो सॉरी k का मान क्या रखा जाए, ये d क्या आ जाएगा, d इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, d इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो समीकरण में दे रखा है तो समीकरण सही चलेंगे, हमारा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के इक्वल टू 0 दे रखा है। अब d निकालने का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू d स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर b का मान हमारा क्या हो जाएगा, b दूसरा वाला होता है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा -4a, a क्या है पहला वाला, पहला वाला क्या आगे कुछ नहीं है तो 1 तो है, और बी ए सी 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 का मान क्या हमारे पास यहाँ पे क्या देंगे। अब 6 का स्क्वायर करेंगे 6 36, 4 गुना 1 गुना के करेंगे तो -4k इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, -4k इक्वल टू -36, क्यों, क्योंकि ये 36 प्लस में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है क्या आ जाएगा कट जाएगा। अब 4 से कटाएंगे 4 नंबर 36, 4 नंबर क्या हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। सो के इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9, के इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 9 आंसर होगा। तो 9 किस नंबर में आंसर है, 9 हमारा बी नंबर में, ये बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा सही है। ठीक है, बी नंबर हमारा सही आंसर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या रहा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी इक्वल टू 0 का विवेचक है, विवेचक मतलब हो गया डी, इनमें से डी डी निकालना है, डी को इंग्लिश में हम लोग हिंदी में क्या बोला था, इसको विवेचक बोला था। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका विवेचक कौन सा है, डी का मान कौन सा निकलेगा, तो हम लोग निकाल के देख लेते हैं, ये वाला ए, ये वाला बी, ये वाला सी। ठीक है, तो डी इक्वल टू हमारा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 4a, ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, और बी की जगह क्या है बी है, सॉरी सी की जगह हमारा क्या बी है, सी की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे बी। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16 -4 गुना 1 गुना बी, -4 गुना 1 गुना बी, ये तीनों को गुना करेंगे तो -4 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 16 -4 भी, 16 -4 भी कौन सा आंसर है ए नंबर में आंसर है, तो ए नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, अगर किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो बड़ा होने पर दोनों का मूल होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक और समान होंगे, अवास्तविक और भिन्न होंगे, अवास्तविक और समान होंगे। अगर d का मान 0 से ज्यादा हो, d का मान क्या हो
जीरो से बड़ा हो, डी का मान क्या हो, जीरो से बड़ा हो, डी जो आ रहा हो वो क्या हो रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है, जीरो से छोटा नहीं आ रहा बल्कि क्या आ रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है। तो उसका कह रहा है कि वो मूल होंगे, वो मूल कैसा होंगे, तो मूल होंगे वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक और क्या होंगे, भिन्न होंगे। अभी मैं ये आगे बताऊंगा भी भाई ये क्यों होता है, इसके नियम होते हैं, वो नियम भी मैं बताने वाला हूँ, अगला सवाल में आ रहा है, ठीक है, वो बताने वाला। तरह किस द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, ठीक है। तो अगर डी का मान जीरो से बड़ा होगा तो वो क्या होगा, वास्तविक और भिन्न होगा, वो क्या होगा तुम्हारा, वास्तविक और भिन्न होगा, ठीक है। अब क्यों होगा तो आगे मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्ट है वो बता रही हूँ। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो के मूलों का योग का मान क्या हो, मूलों के योग का मान इसमें निकाल देगा। तो मूलों का योग तो हम लोग निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो के मूलों का योग का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स, ये पहला वाला क्या होता है ए, ये वाला दूसरा वाला बी और ये तीसरा वाला क्या होता है सी होता है। मूलों का योग निकालना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए होता है। तो यहाँ माइनस बी माइनस बी का मान कितना, दो है, तो माइनस दो हो जाएंगे। और ए का मान हमारे पास है, ए का मान हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है, ए का मान कुछ नहीं है। ए का मान जब कुछ नहीं है तो मतलब है कि एक है, ए का मान कुछ नहीं है तो मतलब क्या, एक है। तो एक से अगर दो में भाग दे तो क्या आएगा, माइनस दो आएगा, माइनस दो ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर होगा, यानी पहला वाला हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ए नंबर हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं। हाँ, मैं अभी बताया था कि भाई हम कैसे पता करेंगे कि मूल कैसा है, वास्तविक है, भिन्न है, वास्तविक समान है, वास्तविक और समान है, ये जो है इसके लिए कुछ नियम है, ठीक है। वो मैं यहाँ पे एक बनाया हूँ चार्ट, उस नियम के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं कि मूल वास्तविक, भिन्न या वास्तविक समान या अवास्तविक और समान कैसे हो, ठीक है। तो उसके लिए तीन शर्त है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये तो सबको पता है द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। अब हम लोगों को पता लगाना है भाई मूल वास्तविक और भिन्न कैसे हो, यानी असमान कैसे हो, उसके क्या शर्त है। अगर हमारा डी का मान, यहाँ पे डी का मान जीरो से बड़ा हो, डी का मान क्या हो, जीरो से बड़ा हो, डी का मान जीरो से बड़ा हो तो उसका क्या होगा, मूल वास्तविक और भिन्न होगा, मूल वास्तविक और भिन्न होगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है, दूसरी शर्त यह है कि यदि डी इक्वल टू जीरो, डी और जीरो आपस में बराबर है, डी और जीरो आपस में बराबर है तो मूल वास्तविक और समान, और इसमें असमानता यानी भिन्नता, इसमें क्या होगा, मूल वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। इसमें मूल वास्तविक था लेकिन असमान था, भिन्न। लेकिन अगर हमारा डी का मान जीरो के बराबर है तो हमारा क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और समान है, ठीक है। तीसरी शर्त है, करा यदि डी का मान जीरो से छोटा हो, डी का मान क्या हो, जीरो से छोटा हो तो मूल वास्तविक तो मूल अवास्तविक, काल्पनिक और भिन्न हो। अवास्तविक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, काल्पनिक भी बोल सकते हैं, मूल काल्पनिक और भिन्न हो, ठीक है। मूल क्या होंगे, काल्पनिक या अवास्तविक और भिन्न हो, ठीक है। तो ये तीन शर्तें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन शर्तें आपको याद है तो बढ़िया बढ़िया सब एग्जाम में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये तीन शर्तें आप लोग देख ले, एक दो बार याद हो जाएगा। अगर फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कह रहा है कि यदि डी का मान जीरो से बड़ा हो, डी का मान क्या हो, जीरो से बड़ा हो तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न और समान। और अगर डी का मान जीरो के बराबर हो तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान, ठीक है। तीसरा, यदि डी इक्वल टू डी का मान अगर क्या हो, जीरो से छोटा हो, डी का मान जीरो से क्या हो, छोटा हो तो मूल क्या होंगे, अवास्तविक यानी काल्पनिक और भिन्न, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन,
ठीक। तो आज ये हमारा शर्त है, इन शर्तों को याद रखना जरूरी है। तो आज के लिए इतने काफी है। अब अगले दिन चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेके फिर से हाजिर होंगे। ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी को कोई डाउट है तो डाउट लिखें, डाउट कमेंट करें। ठीक है। शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, पढ़ने वाले बच्चों में शेयर करें, जो आपके दोस्त है, पढ़ने वाले स्टूडेंट है, उन लोगों में शेयर करें। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। इडू मंत्रा को आप लोग सपोर्ट करें। थैंक यू।